Hello everyone. So today let's start with our geography of CDS. Okay. अब CDS आने वाला है तो आई एम थिंकिंग कि हम पहले CDS कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो CSE CAPF होगा वो कर लेंगे. ठीक है. सो चलिए पहले हम करते हैं CDS वाला. तो वी विल कंप्लीट फ्रॉम 2024 टिल 2015. ओके. सो चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दैट इज हिमालयन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे उसका लोकेशन है. देखिए जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको पता होना चाहिए कि ये ग्लेशियर कहाँ पे है. ठीक है. कौन सी रेंज में आ रहा है. ओके. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये जो भी नोट्स बनाए हैं ये आपके CDS में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जो लाइक जैसे कि जिनके नोट्स बनाने चाहिए वो मैंने यहाँ पे बना दिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. वेट आई टेल यू. देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्लेशियर्स इन इंडिया, काराकोरम रेंज है, कैलाश है, पीर पंजाल रेंज में कौन कौन से आते हैं उत्तराखंड. और इसके अलावा अगर आपको कोई मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके खुद से नोट्स बना सकते हो. ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. ठीक है. चलिए. सो सियाचिन ग्लेशियर, किसी को कोई ग्लेशियर पता हो या ना पता हो, सियाचिन सबको पता रहता है. सो इट्स करेक्ट, दैट इज इन नुब्रा वैली रीजन में है. फिर उसके बाद होता है एक और इंपॉर्टेंट ग्लेशियर होता है, दैट इज जेमू ग्लेशियर. देखिए जेमू जो ग्लेशियर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है आपका. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर. सो ये आपको कहाँ पे मिलता है ये वाला ग्लेशियर, ये आपका आता है सिक्किम वाला जो रीजन है, सिक्किम रीजन है वहाँ पे मिलता है. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है. सो ये भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि जेमू ग्लेशियर ऑलरेडी पूछ चुका है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कुछ नया ग्लेशियर पूछ दिया उसने. तो ये दोनों के दोनों ग्लेशियर कॉमन थे. तो इसका मतलब आप इसमें से इतना डिड्यूस कर सकते थे, या तो वन तो है ही है, अब 2 पे आता है. सो आप इसको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते थे अगर आपको चुंगफर वगैरह नहीं पता होता. ठीक है. देखिए जो चुंगफर आपका है और गाशरब्रूम है, गाशरब्रूम अगर आप देखोगे सो ये आपको काराकोरम रेंज में मिलेगा. ठीक है. और ये चुंगफर आपको पीर पंजाल में मिलेगा. ठीक है. सो इसमें आंसर इज वन ओनली. सो आप ट्राई करिए जितने भी आप जो ग्लेशियर्स है वो पढ़ सकते हो तो वो पढ़ लो अच्छे से. ठीक है. फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. देखिए ये रहा आपका घाशरबूम. घाशरबूम आपका कहाँ, काराकोरम में है. और चुंगफर कहाँ पे है आपका, गिलगित बाल्टिस्तान जो पीर पंजाल रेंज है वहाँ पे है. ठीक है. अब आता है बराक रिवर. देखिए ये मैंने जितने भी रिवर्स आ चुके हैं CSE में, चाहे CAPF में, चाहे CDS में, तो मैंने उसका एक ज्योग्राफी का रिसर्च पेपर बनाया था जिसमें मैंने ना जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके, चाहे वो रिवर हो, चाहे कुछ भी प्लेसेस इन न्यूज़ हो, ठीक है, या फिर माउंटेन रेंजेस भी पूछ लेता है, फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सब मैंने इसमें कवर किया था. ये देखिए यहाँ पे. ठीक है. ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. तो इसमें मैंने ये एग्ज़ाम होने से पहले ये मैंने आपको दिया भी था रिसर्च पेपर. ठीक है. कुछ कुछ वीडियोस में लाया भी था मैंने, और उसी में मैंने आपका बराक रिवर भी कवर किया था. वेट, कहाँ गई आपकी रिवर्स. देखिए पेन्नार है, कावेरी है, मंजिरा है, तुंगभद्र, ब्राह्मणी है, सुबर्ण रेखा है, बराक रिवर है. तो देखिए बराक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मणिपुर हिल से होती है. ठीक है. मणिपुर हिल से होती है, ना कि मेघालय हिल से होती है. सो इसमें क्या बोला उसने, हिल्स ऑफ मेघालय. सो दिस इज नॉट करेक्ट. सो 1 गया, यूल बी लेफ्ट विद 2 and 2 and 3. उसने बोला घाघर जो रिवर है. अब घाघर रिवर जो मैंने आपको कराया था, ये मैंने आपको CAPF के जब पेपर्स कराए थे उसी टाइम पे कराए थे मैंने. तो तब मैंने आपको बताया था कि घाघर रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो घाघर रिवर क्या करती है, डज नॉट ड्रेन इनटू सी एंड गेट लॉस्ट इन राजस्थान. ये सही है आपका. एंड पूथीमारी एंड मनस, मनस तो आपको पता ही है, सब पढ़ते हैं, मनस तो है ही है ब्रह्मपुत्र. अब पूथीमारी इज ऑल्सो, तो आपने नहीं सुना है और इसमें डाला है तो मोस्ट प्रोबेबली सही हो सकता है. ठीक है. सो आपका पूथीमारी इज ऑल्सो इट्स ट्रिब्यूटरी. सो आंसर आपका 2 and 3 है. अब पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है. ठीक है. पोर्ट ऑफ कॉल पहले पूछ चुका है. ठीक है. सिंगापुर पे पूछ चुका है. अब एक होता है आपका एंटरपोर्ट. ठीक है. बोथ है पोर्ट ऑफ कॉल एंड एंटरपोर्ट. क्या होता है, देखिए व्हाट इज पोर्ट ऑफ कॉल. पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप, ये एक शिप है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, यहाँ से जा रही है. अब ये जा रही है, अब उसको दूसरे शोर में जाना है.
ठीक है। बट अब यहाँ तक पहुँचते, अब इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है ना कि सारा का सारा फ्यूल ये अपने पास लेके चले, तो हो सकता है फिर यहाँ पे ना पोर्ट्स बनाए जाते हैं बीच में, ठीक है। अब ये पोर्ट्स का काम क्या होता है, ये यहाँ पे आएगा और रीफ्यूल करेगा, ठीक है। जो भी इसके पास चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या फिर जो भी इसको, अगर इसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो वो ये फिर से रीफ्यूल यहाँ पे करती है और दूसरे शोर पे तक जा पाए ताकि, ठीक है। सो ये तो हो गया पोर्ट ऑफ कॉल। अब दूसरा आपका होता है एंटर पोर्ट। अब एंटर पोर्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पोर्ट बनाया जाता है और आप बाहर से कोई चीज़ ला रहे हो, ठीक है, बाहर से कोई चीज़ ला रहे हो, यहाँ इम्पोर्ट करके आप यहाँ पे रख देते हो, यहाँ पे रख दी सारा सामान, और यहाँ से फिर से री एक्सपोर्ट होता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। सो सिंगापुर जो है वो पोर्ट ऑफ कॉल भी है और एंटर पोर्ट भी है, दिस इज करेक्ट। कारवार जो है वो नेवल पोर्ट है, बिल्कुल सही है, ये आपका कर्नाटका में है, ठीक है, ऊपर मिल जाएंगे आपको ये सारे के सारे। एंड उसने बोला डोवर। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कोई भी सिटी है या जो भी आपकी कंट्री है तो आपका यहाँ पे पोर्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे सैंड है, मतलब ऐसा होता है ना कि तुम्हारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिनकी लंबी होती है, उस वजह से क्या होता है ना, शिप यहाँ तक नहीं आ पाता है, बिल्कुल यहाँ वाले पोर्ट तक नहीं आ पाता है ना। और यहाँ पे या फिर क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे ज़्यादा शिप्स की वजह से एक पोर्ट में कॉन्जेशन बढ़ जाता है, तो क्या किया जाता है, थोड़ा दूर में जाके, ठीक है, पास में ही होता है, मतलब लाइक थोड़ा दूर जाके बीच में ये वाले पोर्ट का एक आउटपोर्ट बनाया जाता है, ताकि अगर बाहर से कोई शिप आए तो पहले यहाँ पे क्या कर दे, सारा का सारा सामान रख दे, और जब भी आपको लगे कि यहाँ पे शिफ्ट करना है तो आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, ताकि यहाँ पे कंजेशन कम हो। सो डोवर जो है वो इंग्लैंड का आउटपोर्ट नहीं है। सो इसका आंसर क्या है आपके पास, 1 और 2 ओनली। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उसने बोला क्यूमुलोनिम्बस जो आप क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वगैरह ये तो सब पढ़ते ही हो। अब उसने बोला इसमें से कौन सा जो क्लाउड, देखिए ये भी थोड़ा सा इस बार इसने ना थोड़े से बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन डाल दिए थे, थोड़ा सा था ये थोड़ा डिफिकल्ट बोल सकती हूँ मैं, ठीक है, कि आप नहीं पढ़ते हो, ये अलग पूछा उसने कॉन्जेस्टिस वाला। अब आता है रामसर। अब इन सब के लिए मैंने आपको एक वो बताया था, ट्रिक लॉजिक बताया था कि ऑड वन आउट पे चलो, ऑड वन आउट दे आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे ऑड वन आउट। तो इसमें आप अगर देखोगे होकेरा वेटलैंड सोमोरीरी वुलर लेक, अब ये आपको पता, अब ये जब भी आप नॉर्मली भी पढ़ोगे ना, लेक्स पढ़ोगे ना, तो ये होकेरा वेटलैंड या वेटलैंड्स पढ़ते हो, वेटलैंड्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, सोमोरीरी हो गया, वुलर लेक तो सबको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर में है, सोमोरीरी ये, तो ये सब आपके ऊपर ही है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख में। बट ये पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ ये जो है ये अलग से इंग्लिश वाला नाम है, प्रॉपर इंग्लिश वाला नाम है ना, तो क्या ये ऑड वन आउट नहीं है, और कितना इलेबोरेट किया हुआ है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी पार्ट। अच्छा ये क्वेश्चन था, इराटोस्थेन्स अ ग्रीक फिलोसोफर था। देखिए इसमें मैं आपको ना 50-50 पे ला सकती हूँ, उससे ज़्यादा उसके बाद आप पे डिपेंड करता है, आपको लेना है अपनी किस्मत पे लेना है, क्या करना है आई डोंट नो, या फिर छोड़ना है, वो भी बेटर है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था जब इस टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि ये फैक्चुअल है, ये नहीं हो सकता आंसर, या तो छोड़ दो यार, डायरेक्टली कर दो क्रॉस के भाई मेरे को नहीं करना, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार 50-50 पे आ जाएंगे तो मैं येस लूँगा तो सही हो जाएगा, तो मैं 50-50 पे ला सकती हूँ। देखिए क्या होता है ना, पहले तो मैंने आपको बोला जो स्टार्टिंग है लेजेंडेरिया समझ लेना कि इनमें से कोई आंसर है, तीनों में से कट कर दो इसको, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको ये देखना रहता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड आया, जैसे कि अलेक्जेंडेरिया 3 बार आ गया, लिख दो, साइन 2 बार आ गया, ट्रॉय 2 बार आ गया, एंड थीब्स एक ही बार। अगर थीब्स एक ही बार है तो इसको तो पहले ही कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दी, ये कैंसिल कर दी, ये दोनों बच गए। अब तुम डिसाइड करो कि इन दोनों में से क्या आंसर होगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर ये था। अच्छा ये भी मास वेस्टिंग किसके लिए होता है, क्रीप क्या होता है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि एक तो आ गया ऑड वन आउट, मैंने आपको बता दिया, एक मैंने ऑपोजिट वाला बताया था, क्या बताया था, ऑपोजिट वाला बताया था कि दो स्टेटमेंट जब कॉन्ट्राडिक्टरी हो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है उसमें से आंसर होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो उसने बोला फास्ट स्पीड ऑफ द सॉइल, फास्ट स्पीड विद द सॉइल एंड स्लो स्पीड विद द सॉइल, ये क्या, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी। इसका मतलब आप यहाँ पे साइड पे लिख दो, या तो इसमें से ए होने वाला है या तो इसमें से डी होने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा, स्लो होगा कि फास्ट होगा। देखिए स्लो 3 बार आ चुका है,
इसका मतलब स्लो कॉमन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। अब ये सब बता रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं पढ़ना ही छोड़ देना, ठीक है, पढ़ो अच्छे से पहले, क्योंकि अगर पढ़ा हो तो ये चीज़ क्या हो जाती है, कंफर्म हो जाती है एटलीस्ट, ठीक है। हर बार काम नहीं करता ये सब चीज़ें, आपको थोड़ा सा, इसीलिए बोलते 10 साल के पेपर सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कहाँ पे वर्क करेगा, कहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अब देखिए उसने बोला हेडलेस सेल्स, हेडलेस सेल्स होते हैं विंड पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बताते हैं, आपको पता ही है, हेडलेस सेल होता है, फेरल सेल होता है, ठीक है, हेडलेस सेल आपका इक्वेटर के पास होता है। तो उसने क्या बोला, विंड पैटर्न बताता है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है आपका। अब हेडलेस सेल फॉर्म कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे, और हीट होता है ज़्यादा स्ट्रांगली एंड क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन, ठीक है, हीट होता है इसीलिए वो हवा ऊपर जाती है, और जहाँ फेरल सेल होता है वहाँ पे आपका क्या हो जाती है, वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है और सिंक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो ये दोनों ही आपके करेक्ट हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपका, ठीक है। अच्छा, ओशन करंट्स आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस। अब आपको पता ही ओशन करंट्स क्या होते हैं, कि एक स्ट्रीम ऑफ वाटर आप बोल सकते हैं जो सी सरफेस के ऊपर होता है, जो ग्लोबल सरफेस विंड पैटर्न से होता है, ठीक है, मतलब सरफेस के ऊपर जो विंड चल रही है उससे इफेक्ट होता है, ये सही है। जो इक्वेटोरियल करंट होता है, मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड। यार देखो, अगर आप ये देखोगे हेमीस्फीयर देखोगे ना, दिस इज योर हेमीस्फीयर, ठीक है, दिस इज योर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, दिस इज योर साउदर्न हेमीस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो आपकी इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं ना, वो आपके बिल्कुल इक्वेटर के पास नहीं होंगे, आप कर सकते हो 10 से 20 डिग्री के बीच में होंगे, दिस इज 10 डिग्री 20 डिग्री के बीच में होंगे, ये होता है, दिस इज नॉर्थ इक्वेटोरियल। क्या होता है, इसको क्या बोलते हो आप, नॉर्थ इक्वेटोरियल। अब इसकी भी दो ब्रांचेस होती हैं, अब ये यहाँ से जाते हैं, ये क्या जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, यहाँ की तरफ जा रहे हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, और ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक होता है कि ऊपर चला जाता है, एक होता है जो नीचे साउथ के साथ मिल जाता है। अब सदर्न हेमिस्फीयर में भी आपके क्या होता है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में 10 से तो स्टार्ट नहीं होता, आई थिंक 5 से स्टार्ट हो जाता है, तो 20 तक आप मान सकते हो, इनको चलते रहते हैं आपके, ठीक है। ये आता है यहाँ पे, ये भी इस साइड चलता है, इसको क्या बोलते हो अब, साउथ इक्वेटोरियल। अब साउथ इक्वेटोरियल भी एक नीचे चली जाती है ब्रांच, एक ऊपर चली जाती है। मेरे को एक बात बताइए, इक्वेटर पे क्या होता है, गर्म पानी होता है ना, तो वो गर्म पानी ऊपर लेके जाएगा कि ठंडा पानी ऊपर लेके जाएगा, ऑब्वियसली गर्म पानी लेके जाएगा ना, सो इट्स नॉट कोल्ड वाटर, इट्स वार्म वाटर। गलत हो क्या, आंसर पहले ही आ गया, वन करेक्ट, दूसरा गलत। अच्छा, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट येस आपका अभी वाली जो 2023 की है वो इम्पॉर्टेंट है, बट मैंने 2021 की भी यहाँ पे लिख दी है और 2023 की भी लिख दी है। अगर 2023 में आप ट्री कवर देखोगे, ठीक है, पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ ये करती है, अब अभी वाली जो थी वो 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, जो ट्री कवर है वो इतना है, जोग्राफिकल एरिया कितना है, इतना बीइंग फॉरेस्ट कवर एंड 3.4। अब इंक्रीज हुआ है आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, छत्तीसगढ़, देन फॉलोड बाय यूपी, देन ओडिशा, देन राजस्थान। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, बट फॉरेस्ट कवर देखोगे तो मिजोरम है, फॉलोड बाय गुजरात। लार्जेस्ट डिक्रीज कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में कम हुआ है। एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स कौन सी हैं फॉरेस्ट कवर में, मध्य प्रदेश है। टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू जोग्राफिकल, ये बहुत बार पूछता है कि परसेंटेज बताओ कि फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू जितना जोग्राफिकल एरिया उसके अकॉर्डिंगली, तो लक्षद्वीप सबसे टॉप पे है, देन उसके बाद मिजोरम आ जाएगा आपका। ओके, समझे। सो कार्बन स्टॉक की बात करी गई है, कहाँ पे, अरुणाचल में ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में कम है। ये रीजनल परफॉर्मेंस है, मैंग्रोव कवर जो है वो आपका डिक्रीज हुआ है राजस्थान गुजरात में, और इंक्रीज हुआ है आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में, ठीक है। फॉरेस्ट फायर अगर आप देखोगे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। हाउ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेड ऑन वेदर मैप, इसमें भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, पहले तो हम ऑपोजिट वाला देखा, हमने देखा क्लोजली स्पेस्ड बार्स एंड वाइडली स्पेस्ड बार्स। इसका मतलब है ये ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, दोनों में से एक होना चाहिए, मीन्स ए या बी। यहाँ पे भी क्लोजली स्पेस्ड है, यहाँ पे भी क्लोजली स्पेस्ड है, मैंने कहा ना जो सिमिलर सिमिलर से स्टार्ट होते हैं उन पे भी आपको करना पड़ता है। सो इसका मतलब या ए होगा या सी होगा, तो कॉमन क्या इनमें से, ए, तो आंसर इज ए।
बट आपको पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा होगा तो हाइड्रोलिसिस पूछा उसने, ठीक है। तो किस में आता है वो, केमिकल वीदरिंग में आता है हाइड्रोलिसिस, जी हाँ। एसिड एक्शन आता है, जी। सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ नहीं आता, क्योंकि सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ में क्या होता है, सिर्फ पानी भरेगा इसमें, या टेम्परेचर की वजह से जो भी होता है आपका क्रिस्टल होता है उसका ग्रोथ होती है, ठीक है, बढ़ेगा, कम होगा, उस वजह से चेंजेस आता है, बाकी उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। ये फिजिकल वीदरिंग में आता है, सो इज फिजिकल वीदरिंग नॉट केमिकल वीदरिंग, सो आंसर इज सी पार्ट। आर्क वॉल्केनोस, अब इसको आप कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, हमेशा स्टेटमेंट्स को देखना है, क्या वो मैनिपुलेट हो सकता है। खुद बताइए, जो ए पार्ट है क्या इसको मैनिपुलेट करना ईजी है, डाइवर्जेंट की जगह मैं कॉन्वर्जेंट लिख दूँ तो ईजी है ना। हो सकता था इधर कॉन्वर्जेंट होता, इसने डाइवर्जेंट लिख दिया। ऊपर से देखिए आर्क वॉल्केनोस कहाँ पे बनते हैं, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलो, ये ओशियानिक प्लेट है, दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट, दिस इज ओशियानिक प्लेट। अब जब ये जो कॉन्टिनेंटल है, अब ओशियानिक क्या होती है ना, जो ओशियन वाली होती है ना वो भारी होती है, तो ये धस जाती है नीचे, जब ये नीचे धस जाएगी तो यहाँ से ऊपर आएगी, मेल्ट हो गए, देन वो लावा बन के बाहर निकलती है, आर्क वॉल्केनोस बनाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये कन्वर्जेंट पे बनती है ना कि डाइवर्जेंट पे बनती है, सो दिस इज इनकरेक्ट, आंसर ये है। मैंने आपको एक और चीज़ बताई, उसने बोला सम ऑफ द वर्ल्ड क्लासिकल एग्जाम्पल ये है, तो मैंने बोला सम को हमेशा पॉजिटिव लो, सम ऑफ द हाईएस्ट तो पॉजिटिव लो, इसलिए आंसर इज 2 and 3। उसने बोला एस वेव्स, ये तो बहुत इजी, अब एस पी वेव्स कौन नहीं पढ़ता। उसने बोला एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव्स, एस वेव्स स्लोअर रहती हैं, जी हाँ, क्योंकि पी वेव्स पहले पहुंच जाती है, ये तो सही है। ड्यूरिंग अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, एस वेव मतलब सरफेस वेव्स, अब सरफेस पे पहुंच चुकी हैं वेव्स, तो जो सरफेस पे पहुंचेगी वही तो डिस्ट्रक्शन करेंगी, वही तो बिल्डिंग्स को शेक करेगी, सो दिस इज इनकरेक्ट, बाकी सब सही है। एस वेव्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही पास होती है, इसीलिए वो सिर्फ कोर में ही दिखती है आपको, इनर कोर में दिखती है, आउटर में नहीं दिखती, ठीक है। इसका मतलब आउटर कोर आपका लिक्विड है और इनर कोर आपका सॉलिड है। गंगा बेसिन जो है आपका, गंगा बेसिन आपको पता है छत्तीसगढ़ में, हिमाचल, बेसिन का मतलब ये नहीं होता कि गंगा कहाँ से जा रही है, बेसिन का मतलब होता है इसके टेरिटरीज भी जो सॉरी ट्रिब्यूटरीज भी जो होती है उसकी, वो भी आप काउंट करोगे, ठीक है। तो वो आपके गंगा की तो कहाँ कहाँ तक ट्रिब्यूटरीज फैली हुई है ना, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सारा का सारा सही है। काबिनी वेरी वेरी इजी है, तो वो रिसर्च पेपर में भी मिल जाएगा आपको, और ये तो बेसिक आप बोल सकते हैं ट्रिब्यूटरीज है, ये तो इतनी डिफिकल्ट ट्रिब्यूटरी भी नहीं है, और ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। अच्छा ये देखो, जो बाजरा होता है, मिलेट्स वगैरह जो होते हैं, जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं ना, इनको पानी की बहुत कम नीड होती है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। एक तो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी हाई होती है, पानी भी कम लगता है, इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए। देखिए उसने बोला ये प्रीडोमिनेटली कहाँ पे ग्रो होती है, इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, यूपी, गुजरात, वाइल रागी जो होती है वो कल्टीवेट होती है कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सही है आपका। उसने बोला अब खुद बताइए अगर ये सही है आपका, क्योंकि दोनों गलत नहीं हो सकती, ठीक है, ये सही पकड़े। उसने बोला बाजरा ग्रो होता है सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल में, तो क्या राजस्थान या गुजरात में आपकी सैंडी शैलो, तो ब्लैक सॉइल क्या गुजरात में नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है। वेयर एज रेड एंड शैलो ब्लैक सॉइल सूट होती है रागी के लिए, तो आपको पता है कि रेड ब्लैक सॉइल आपकी यहाँ यहाँ मिलती है, तो ये तो रीजन हो गया ना इसका, ठीक है। सी देखिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, मेनली अगर आप देखोगे ये जो, देखिए धौलागिरी तो है नहीं, धौलागिरी आपका नेपाल का है, ठीक है। नामचा बरवा आता तो आपका नेपाल, सॉरी चाइना में है, बट आपका जो नामचा बरवा पीक है ना वो आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे मिलेगा, सो इसीलिए इसको आप कंसीडर करोगे इंडिया। कामेत आपको उत्तराखंड है, ये तो आएगा ही आएगा, उत्तराखंड चामोली डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। एंड मकालू जो है, मकालू भी आपका कहाँ पे है, ये चाइना और जो नेपाल का बॉर्डर है ना, चाइना नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। सो ऑल द पीक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा आपका इसमें 2 and 3। नाउ रिवर राइन, राइन रिवर भी पूछ चुका है पहले, ठीक है। सो लेट मी, जो राइन रिवर है ना वो रिवर जो यूरोप की सबसे लंबी रिवर में से एक है, ठीक है। ये देखिए अगर आप राइन रिवर देखोगे ना, राइन रिवर आपकी स्विट्जरलैंड से ओरिजिनेट होती है, लाइक यहाँ से, और ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ये कहाँ पे ड्रेन होती है, ये ड्रेन होती है आपके नॉर्थ सी में, ठीक है।
वहीं पे यहीं के आसपास में स्विट्जरलैंड में एक और रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज रोन रिवर, जो कहाँ पे ड्रेन होती है? मेडिटेरेनियन सी में। ये कौन सी रिवर है? रोन रिवर। एक और होती है दैट इज दनूबे रिवर। दनूबे भी आपकी कहाँ से? दनूबे जो है ना वो आपकी जर्मनी से ओरिजिनेट होती है। देखिए जर्मनी से ओरिजिनेट होगी, ऑस्ट्रिया से होके हंगरी जाती है, ठीक है, सर्बिया, बल्गेरिया, और कहाँ पे ड्रेन होती है? ड्रेन कहाँ पे होती है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक सी। ओके, सो यहाँ से आप देख लेना कहाँ कहाँ से ये पास होती है। क्वेश्चन पे आते हैं, उसने बोला राइन रिवर जो है एक इंपॉर्टेंट पाथवे है फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी। बिल्कुल सही है, नॉर्थ जर्मनी में होती है, ये जाती है नॉर्थ जर्मनी में। एक पोर्ट ऑफ रोटरडैम है, वो भी आपके राइन रिवर के माउथ पे, सो दिस इज करेक्ट। अच्छा, अंटार्कटिका पे तो क्वेश्चन आपको पता है PYQs में आया ही था, यहाँ पे आया था। अगर आपने ये सॉल्व किया होता ये तो हो ही जाता। यहाँ पे अगर आप पढ़ के गए होते आपको पता होता कि माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक, तो उसने माउंट रॉस बोला है, तो यही गलत हो गया अगर, तो आंसर ही आ गया, एक स्टेटमेंट से ही आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, 1 and 2 ओनली। बाकी आपको ये देखना है कि जो वाटर ऑफ सर्दर्न ओशन होता है, ठीक है, आपका ये अंटार्कटिका है, तो इसके आसपास ये आपका क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, moving towards CDS1 2024, the first question is that which of the following statement regarding continent of Antarctica। तो अभी मैंने ऊपर बता दिया आपको। सो जो ये वाला क्वेश्चन आया था उसमें था कि हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन क्या है, ज़्यादा है, एंड माउंट विंसेंट हाईएस्ट पीक है, तो दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो नीलगिरी वाला क्वेश्चन है ना, ये अभी जब मैं पीछे आपके कराऊंगी ना फिर से, जो ये तो आपका रिसेंट वाला है ना 2024 का, तो अभी मेरे को याद नहीं है, मे बी 2019 में होगा या 2020 में होगा। तो नीलगिरी पे आपको क्वेश्चन पूछता है, और CSE में भी पूछा गया है, इसीलिए नीलगिरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसने पूछा कौन सा है जो 3 स्टेट्स में क्या होता है, स्प्रेड होता है, सो दैट इज़ नीलगिरी। ठीक है, देखिए नीलगिरी आपका क्या आता है ना, आपके जॉइंट पे आता है, जो आपके वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स हैं, जो ईस्टर्न घाट्स है, तो उनके जॉइंट पे आपका नीलगिरी आता है। तो ये इसमें क्या आता है, आपका तमिलनाडु वाला रीजन भी आएगा, केरला वाला भी आएगा, और कर्नाटका वाला रीजन भी आएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये जो अचानक मर वगैरह है ये आपके MP में है, अमरकंटक है तो आप देख सकते हो MP में है। सेशलाम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और ये जो अगस्त मलाई है तो तमिलनाडु में होगा ये। ठीक है, अब उसने बोला कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखिए जो भी आपकी रामसर होंगे ना, एक तो रामसर साइट्स हो गई, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स है। ठीक है, वैसे मैंने ये सारा नोट्स में कवर कर दिया, आप देख लेना, बट प्लीज़ ये सब चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। सो इसमें क्या था, चक्रशिला आपकी असम से है, नहर भी आपकी हरियाणा से है, केन भी अरुणाचल से है, बट जो रामनगर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो आपकी कहाँ से थी? जम्मू एंड कश्मीर से थी। सो आपका आंसर इज ए पार्ट। अब ये कोकोनट प्रोडक्शन पे एक क्वेश्चन आया था लक्षद्वीप का। अब मेरे को एक बात बताई, जब उसने क्वेश्चन पढ़ी उसने बोला प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन इंडिया, कि प्रोडक्टिविटी जो है अगर पर हेक्टेयर देखोगे हमारे इंडिया में ज़्यादा है। अब इसमें हमारी इंडिया की क्या की गई है, क्वालिटी बताई गई है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बताई गई है ना, तो ये मोस्ट प्रोबेबली सही होना चाहिए स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑयल कंटेंट जो होता है नट्स में, वो भी हाईएस्ट है हमारे, मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हाईएस्ट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। और साथ में क्या होता है ना कि ये स्पेसिफिकली अगर आप खुद देखो कोकोनट और कहाँ हो सकते हैं, इंडिया में ही होंगे ना। अगर आप देखोगे तो हमारे आइलैंड्स में हो सकते हैं, है ना, लक्षद्वीप में या केरला वाली साइड हो सकता है, और कहीं सुना है कि कोकोनट ज़्यादा मिलते होंगे। ठीक है, तो ऑयल कंटेंट भी जो है ना पूरे वर्ल्ड में अगर देखो तो हमारे जो कोकोनट्स होते हैं, लक्षद्वीप के जो कोकोनट्स हैं उसमें ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, सो इसका दोनों आंसर था। वरना आप ये सोचिए कि वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑयल कोकोनट के बारे में ही क्यों पूछ रहा है ना। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग बैरियर आइलैंड्स, अगर आप देखोगे दीज आर द स्मॉल चेन, अगर आप पढ़ना है ना तो आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, कहाँ गया, ये देखिए ज्योग्राफी ऑफ लक्षद्वीप। ओके,
बैरियर आइलैंड्स हैं, तो बैरियर से पता चल गया कि बैरियर क्रिएट कर रहा है। दे आर द स्मॉल चेन ऑफ सैंड से बने होते हैं दैट फॉर्म ऑफशोर होते हैं फार फ्रॉम द कोस्ट। कोस्ट से दूर होते हैं क्या? अब वो बैरियर आइलैंड से क्या वो कोस्ट से दूर होंगे? लगून्स आर और शैलोअर मार्शेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड फ्रॉम द मेन लैंड। एक बात बताइए, अगर उसने बोला ये ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बैरियर आइलैंड को फ्रॉम मेन आइलैंड से, ठीक है? तो अगर वो मेन आइलैंड से वो कर रहे हैं उसको, तो इसका मतलब पास में ही होंगे ना, दूर कैसे है फिर वो बैरियर आइलैंड्स आपके, कैसे होंगे? तो ये दोनों तो साथ में फिट ही नहीं बैठ रहे ना, 1 और 2। सच लोकेशन हजार्डस होती हैं बिकॉज दे आर इजिली स्वेप्ट अवे। बिल्कुल सही। अब वो सेटलमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो सेटलमेंट आप कहाँ करोगे? बिल्कुल बीच में जाके नहीं करोगे, ठीक है? बिल्कुल बीच में, या फिर आइलैंड्स के पास वाली कोई जगह होगी ना जिसकी बात कर रहा है। यहाँ पे लोग सेटल कर सकते हैं ना, सेटलमेंट बना सकते हैं। उसने बोला यहाँ पे क्या हो सकता है, हजार्डस होते हैं, क्योंकि स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, उसको स्वीप करके ले जाते हैं। तो ये भी तो पॉजिटिव, इसमें तो कुछ गलत नहीं लग रहा, ये सही है। अब इन दोनों में से दोनों साथ में नहीं बैठ रहा, तो 1 और 2 साथ में नहीं होगा, ये और ये साथ में नहीं होगा, तो बचता क्या है? 2 और 3 ओनली। चलिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, मैंने आपको जब क्लाउड्स पढ़ाए थे ना, पिछली बार पढ़ाए थे, तो उसमें था, तो क्लाउड्स वाले इसमें नोट्स भी हैं क्लाउड्स के, आप देख लेना अच्छे से। ये हाई होते हैं, थिन होते हैं, तो अगर हाई है तो इसका मतलब क्या होगा? एल्टो तो नहीं होगा, एल्टो हो गए आपके मीडियम वाले। सो आप बच जाते हो, सीरो स्ट्रेटस होगा, ये क्यूमुलस होगा। अब वो बोल रहा है ये भी हो गया। अब उसने बोला है क्या होता है, रिपल्स है, आइस क्रिस्टल्स है। तो आइस क्रिस्टल्स में क्या होता है, वाइट कलर्स के क्लाउड्स होते हैं, तो वाइट कलर या पफी, पफी अगर आता है तो इसका मतलब क्या है, वो क्यूमुलस है, ठीक है? सो आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। अच्छा, तो ये है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न मैंने आपको कराया हुआ, ऊपर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? ड्रेनेज पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने बोला मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? दूसरा यूनिफॉर्म रॉक एंड रेगुलर स्लोप पे होता है, एंड मैप एरियल। देखिए उसने बोला ये लीफ होता है, लीफ के वेन्स की तरह होता है। आप खुद बताइए लीफ के वेन्स की तरह आपको कौन से मिलेंगे? ऑब्वियसली डेंड्रिटिक मिलेगा, ठीक है? रेडियल क्या होता है कि यहाँ पे आपका सोर्स है कोई भी रिवर का, और यहाँ से रिवर्स निकल रही है बाहर की तरफ, ठीक है? बाहर की तरफ निकल, जैसे अमरकंटक से आपकी नर्मदा वगैरह निकलती है। और ट्रेलिस क्या होता है, जो 90 डिग्री पे क्या करती है, वो ट्रिब्यूटरी जो 90 डिग्री पे मतलब मिलती हैं मेन रिवर को। सेंट्रीपिटल क्या होती है कि जैसे रेडियल का उल्टा, जैसे सेंट्रीपिटल होती है, एक जगह आ रही है सारी की सारी। नेक्स्ट आपके पास है, उसने बोला गेटवे सिटी। ये मैंने आपको जब पिछली बार सॉल्व कराया था, तो मैंने बोला था द सिटी हुज फिजिकल लोकेशन मेक्स अ लिंक बिटवीन वन कंट्री एंड अदर एंड बिटवीन वन रीजन एंड अदर। गेटवे है ना, तो इसका मतलब लिंक ही बना रही होगी, तो ये तो सही है। गेटवे सिटी एक्सरसाइज, अब गेटवे सिटी के पास कंट्रोल होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो एंट्री एग्जिट है वो यहीं पे होता है, तो सही है ना, बिल्कुल सही है। इसमें क्या गलत है? एंट्री एग्जिट होगा तो ऑब्वियसली उसी के पास कंट्रोल होगा। तीसरा, मोस्ट गेटवे जो सिटीज़ या पोर्ट्स होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर फॉर अ कॉलोनियल गवर्नमेंट। उसने बोला जितने भी आपके गेटवे सिटीज़ हैं वो पोर्ट्स हुआ करते थे। जी बिल्कुल, क्योंकि बाहर से आप आ रहे हो तो पोर्ट्स पे ही तो आओगे। मैक्सिमम क्या होता था, सी रूट से होता था ना, तो पोर्ट्स आपका गेटवे सिटी हो सकता है। सो आंसर इज ऑल। तो ये जो माराकेश पार्टनरशिप है, इसका भी आपको ऊपर नोट्स मिल जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, तो हम इन्वायरमेंट भी कवर कर देंगे इसमें, ठीक है? इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट था, ये बिल्कुल सही है। इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप था ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए। ये सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल ही नहीं था, देखिए दीज टू स्टेटमेंट्स आर इंटरलिंक्ड है ना। कैसे? इसने बोला इंटर गवर्नमेंटल पार्टनर है, ठीक है? उसने बोला इंटर गवर्नमेंट पार्टनर ही नहीं है, बल्कि कोलैबोरेशन भी होता है गवर्नमेंट के बीच में और उसके बीच में। एंड दिस पार्टनरशिप इज गाइडेड बाय 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको कहीं पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखे, वो आप पॉजिटिव मान के चलिए और उसको करेक्ट समझिए, ठीक है? सो आंसर इज 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या, बुनिदी विस्टा है। तो इट इज अ डेटा विजुअलाइजेशन सर्विस होती है। रेजोल्यूशन, ये हाई या फुल रेजोल्यूशन की पिक्चर्स प्रोवाइड करता है थ्रू वेब मैप। सो दिस इज करेक्ट। एंड इनेबल होता है रिसोर्स सैट 2A सेंटिनल 1 एंड 2 सेटेलाइट। तो इसका जो ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी, मैंने ये रिसर्च पेपर में प्रोवाइड कर दिया है। बाकी देखिए हमने मरक्केश देखा था, उसके रिलेटेड भी है बाकी, जैसे क्लाइमेट एक्शन है, ब्रेक थ्रू एजेंडा है, ठीक है, अडेप्टेशन एजेंडा है, या ट्रैकिंग रिकग्नाइजेशन है। तो ये सारे के सारे आप एक साथ में क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है? ओके चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास,
the change of a society from a rural and agricultural lifestyle to one in which most people earn their living in. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. उसने क्या बोला है कि चेंज हो रही थी, पहले एग्रीकल्चर थी, अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गई, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है. ठीक है. उसने बोला फर्स्ट इंडियन रेवोल्यूशन. क्या इस स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना ईजी नहीं है क्या? बिल्कुल है. एग्जामिनर के लिए इसको गलत करना तो ईजी है. अब जर्मनी की जगह हो सकता है कोई और होगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए यार, ब्रिटेन में हुआ था. राइट. सो दूसरा गलत हो जाता है, तो यूल बी लेफ्ट विद ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुआ था, किस वजह से था? आयरन आया, स्टील प्रोडक्शन हुआ, फिर स्टीम इंजन भी आया. तो ये तो सही है, ये तो बहुत बेसिक है जो हम पढ़ते हैं. सो आंसर इज 1 and 3. ये वाला क्वेश्चन उसने बोला इंसोलेशन इज प्रीडोमिनेटली शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है एंड वेवलेंथ कितना होता है? इतना इतना होता है. चलो ठीक है. उसने बोला आइसोलेशन जो होता है, इंसोलेशन जो होता है, क्या वो पूरे सरफेस पे आपका जो होता है वो इवन नहीं होता है क्या? एक जैसा होता है? ये तो आपको भी पता, पोलर में कम होता है, आपके ट्रॉपिकल्स में ज़्यादा होता है. सो ये वाला गलत है. अगर आप एक स्टेटमेंट को गलत करते हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा बार क्या होता है, जो दूसरा स्टेटमेंट होता है फिर वो सही होता है. ठीक है. तो आप इसको ए कंसीडर, फिर वो हम कंसीडर कर सकते हैं. बहुत कम केसेस में दोनों के दोनों वो गलत देता है, बट आजकल देता है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा. बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है. चलिए अब आता है मियांडर्स. मियांडर्स तो आपको पता ही है. उसने बोला इट इज़ अ यू शेप बेंड होता है रिवर में, तो ये तो सही है. एक्सट्रीमली टाइट अगर मियांडर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्सट्रीमली टाइट मियांडर है, तो ये कैसे होता है? गूज नेक की तरह होता है. ठीक है. इट इज लाइकली टू बिकम अ कट ऑफ. तो अगर वो कट ऑफ हो जाता है तो उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं. ये भी सही है. टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग along its meandering was producing incised. अगर टेक्टोनिक अपलिफ्ट होता है, ऊपर होता है, तो रिवर क्या करेगी? डाउन कट करना स्टार्ट करेगी और क्या बना सकती है? इंट्रेंच्ड मियांडर्स बना सकती है. ठीक है. तो ये भी आपका सही है. उसने बोला एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी. देखिए अगर मैं सिंपल ह्यूमिडिटी की बात करती थी ना, कितनी है, तो आपको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती. बट अगर आप बोलो एक पर्टिकुलर डे पे और एक पर्टिकुलर प्लेस पे कितना है, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर भी चाहिए होगा और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी चाहिए होगा. ठीक है. ग्रीन हाउस गैस है जो रेजिडेंस. देखिए सबसे अगर आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है वो कौन रहती है? वो होती है N2O. अगर आप वाटर वेपर्स देखोगे या फिर आप मिथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना ज़्यादा हार्मफुल क्यों नहीं रहती है? पता है, क्योंकि उसका रिजाइडिंग टाइम उतना नहीं होता. जहाँ CO2 हो गई या फिर जो मिथेन होती है, इनका रिजाइडिंग टाइम इतना नहीं होता, उतने एटमॉस्फेयर में उतना देर नहीं रहती. बट N2O जो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. ठीक है. अब ये BW है, तो मैंने आपको बताया था B और अगर W, ये मैंने आपको कोपन्स क्लासिफिकेशन अच्छे से कराया था. तो अगर BW से रिलेटेड है तो दैट इज द डेजर्ट क्लाइमेट होगा आपका. ठीक है. अब आइस कैप पे आ गया. उसने बोला क्लासिफिकेशन में EF जो लेटर है वो आइस कैप के लिए, तो ये बहुत बिल्कुल सही है आपका. ठीक है. जितना नीचे आता जाएगा ABCDEF पे आ जाएगा आपका, तो वो क्या हो जाएगा? ठंडे वाला चीज़ है. ठीक है. उसने बोला ये क्या होता है? मोस्ट सिवियर होता है, जिसमें मीन मंथली टेम्परेचर कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो ई में आते ही वही है जो जहाँ पे बर्फ़ ही जमी रहती है आपकी, तो ये भी सही है. बट आप खुद बताइए, पीर पंजाल रेंज है तो क्या उसमें बर्फ़ ही जमी रहती है हमेशा? क्या 0 डिग्री से कम ही रहेगा क्या टेम्परेचर वहाँ पे? जी नहीं. सो थर्ड वाला आपका इनकरेक्ट और 1 2 इज द आंसर. अब इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं. इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए कौन करता है? IUCN. ये तो ईजी, इसमें बताने वाला कुछ नहीं है. हाँ, ये जो नेशनल वाटरवेज अगर वो पूछ रहा है ना, तो यार सारे के सारे नेशनल वाटरवेज हो, है ना, जितने भी आपके रोडवेज हैं वो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए. ठीक है. मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे आप पढ़ लेना. ये जो नोट्स है ना, ये वाले इसमें डाल दिए मैंने सारे के सारे, आप देख लेना. इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ. इसका आंसर है जो ब्रह्मपुत्र वाला है आपका, सादिया ढुबरी वाला है, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड है, तो वो आपका नेशनल वाटरवे 2 है. ठीक है.
अच्छा, ये कल्चरल लेबल जो वेस्ट लैंड है ना, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लैंड दैट हैज़ बीन लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 years, उसको क्या बोलते हैं? आई थिंक एक बॉक्स में लिखा हुआ है ये आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। सो एनसीईआरटी इज वेरी, मैं बोलती हूँ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर ज्योग्राफी इज योर एनसीईआरटी। उसका एक एक वर्ड, एक एक लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको मिस आउट नहीं, कुछ भी मिस आउट करो, बट ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी प्लीज मत मिस आउट करना। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप पढ़ते तो नहीं हो, ठीक है। अब अगर करंट अफेयर पूछते, अगर आप करंट अफेयर पढ़ के भी आते हो ना, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो आप नहीं कर पाते हो। तो हमें कैसे करना है, हम ये देखेंगे। उसने बोला अगर ग्रीन क्रेडिट की बात करें तो क्या वो क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को नहीं देखेगा? ऑब्वियसली देखेगा, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली देखेगा ही देखेगा। प्रमोट करेगा प्लांटेशन ऑन वेस्टलैंड एंड रिवर कैचमेंट, ये भी पॉजिटिव लग रहा है कि हाँ भाई प्लांटेशन करेगा। ग्रीन क्रेडिट किसके लिए दे रहे हो आप? इट इज़ अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट जो रिप्लेस कर देगा। मैंने जब कहा था, जब इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट आएगा, देखिए जो आज हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कोल है या केरोसिन है या कुछ भी हम जो यूज़ कर रहे हैं, उसको आप एकदम से रिप्लेस नहीं कर सकते। बट हाँ, उस चीज़ को क्या कर सकते हो? फेज आउट कर सकते हो, धीरे धीरे कम कर सकते हो। बट रिप्लेस करना इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। सो थर्ड आप अगर कैंसिल करते हो, 1 and 2 इज द आंसर।